सोक्रेटिस इन्हें पश्चिमी दर्शन का पितामह कहा जाता है। एक ऐसे महान विचारक थे जिन्होंने ज्ञान और सत्य की खोज में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म लगभग एथेंस से एक ऐसा शहर जो उस समय अपनी बौद्धिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के शिखर पर था। एक मूर्तिकार थे और उनकी माँ एक दाई थी, जिससे सोक्रेटिस को अक्सर यह कहने की प्रेरणा मिली कि वह भी विचारों को जन्म देने में मदद करते। सोक्रेटिस ने अपने पिता के पेशे को अपनाया और एक कुशल मूर्तिकार के रूप में काम किया, लेकिन उनका मन हमेशा गहरे दार्शनिक प्रश्नों में लगा रहता था। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक वस्तुओं को आकार देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आत्मा को आकार देना और ज्ञान प्राप्त करना है। सोक्रेटिस ने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उनका सारा दर्शन उनके शिष्यों के विशेष रूप से प्लेटो और ज़ेनोफोन के लेखन के माध्यम से हम तक पहुंचा है। उनकी शिक्षण पद्धति में थे, जिसे सुकराती पद्धति या एलेंचस के नाम से जाना जाता है, क्रांतिकारी थी। वह सीधे मुझसे उत्तर देने के बजाय अपने वार्ताकारों से लगातार प्रश्न पूछते थे ताकि वे अपनी अज्ञानता को पहचान सके। सोक्रेटिस का मानना था कि सच्ची बुद्धिमत्ता यह जानने में निहित है कि हम कुछ नहीं जानते। और वो यह है कि मैं कुछ नहीं जानता उनके दर्शन का केंद्रीय स्तंभ था। वह अक्सर उन लोगों में जाते थे जो खुद को किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ मानते थे। अपनी पूछताछ की श्रृंखला के माध्यम से वह यह प्रदर्शित करते थे कि उनका ज्ञान वास्तव में कितना सतही और विरोधाभासी था। इस प्रक्रिया ने कई शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों को शर्मिंदा और क्रोधित कर दिया, जिन्होंने उन्हें एक उपद्रवी और खतरा मानना शुरू कर दिया। सोक्रेटिस आप परीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। उन्होंने नैतिकता और सदाचार पर बहुत जोर दिया, यह तर्क देते हुए कि सद्गुण ही ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बुराई नहीं करता है। बुरे कार्य केवल अज्ञानता का परिणाम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में जानता है कि क्या सही है, तो वह अनिवार्य रूप से सही कार्य करेगा। सोक्रेटिस ने शारीरिक बनावट या भौतिक संपत्ति पर बहुत कम ध्यान दिया। उन्हें अक्सर नंगे पैर और एक ही पुराने लबादे में एथेंस की सड़कों पर घूमते हुए वर्णित किया गया। उनकी उपस्थिति को पारंपरिक रूप से आकर्षक नहीं माना जाता था, जिसमें एक चपटी नाक और उभरी हुई आंखें थी, लेकिन उनकी बुद्धि और करिश्मे ने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया। यही युवा और बूढ़े अमीर सभी उनके चारों ओर इकट्ठा होते थे ताकि उनकी उत्तेजक बातचीत सुन सके। उन्होंने कभी भी अपने शिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया, जो उन्हें सोफिस्टों से अलग करता था, जो पैसे के लिए ज्ञान बेचने वाले यात्रा करने वाले शिक्षक थे। सोक्रेटिस का मानना था कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके, बल्कि यह एक साझा खोज है। उन्होंने अपने आंतरिक मार्गदर्शक को डेमोनियन कहा, एक दिव्य आवाज जो उन्हें गलत काम करने से रोकती थी। यह आवाज कभी यह नहीं बताती थी कि क्या करना है, बल्कि केवल यह बताती थी कि क्या नहीं करना है। वैसे वैसे उनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती गई। एथेंस पेलोपोनेसियन युद्ध में स्पार्टा से अपनी विनाशकारी हार के बाद राजनीतिक उथल पुथल और अविश्वास के दौर से गुजर रहा था। ऐसे माहौल में सोक्रेटिस की निरंतर पूछताछ और स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाना विध्वंसक माना जाने लगा।
Na jij aan Salische Tatsjewan mee aan Dena. Dena se Milane aan Sirie अच्छे एनावेन नाई फी से मारे हो सोक्रेटिस पर औपचारिक रूप से मुकदमा चलाया गया। आपकी सीएन्यान नेटी नौफने न्योसरता है बोटे युवाओं को भ्रष्ट करना और शहर द्वारा मान्यता प्राप्त देवताओं को न मानकर नए देवता बनाना। ये आरोप काफी हद तक राजनीति से प्रेरित थे, क्योंकि उनके कुछ सहयोगी अलोकप्रिय राजनीतिक हस्तियां बन गए थे। अपने अपने खेदों से नयन सनत्य हो, जैसा कि प्लेटो के अपोलॉजी में दर्ज है, सोक्रेटिस ने माफी मांगने या दया की भीख मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने जीवन और अपने दार्शनिक मिशन का जोरदार बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि वह युवाओं को भ्रष्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने खुद को एक गडफ्लाई के रूप में वर्णित किया, जिसे देवताओं ने एथेंस के महान लेकिन सुस्त घोड़े को जगाने के लिए भेजा था। उन्होंने घोषणा की कि उनकी गतिविधियां शहर के लिए एक सेवा थी और इसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। में उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से सुझाव दिया कि उन्हें एक नायक के रूप में मुफ्त भोजन दिया जाना चाहिए। उनके इस रवैये ने जूरी को और नाराज कर दिया और उन्हें दोषी ठहराया गया। जब मृत्यु दंड का प्रस्ताव किया गया तो सोक्रेटिस ने शांत भाव से इसे स्वीकार कर लिया। उनके दोस्तों ने उनके लिए जेल से भागने की योजना बनाई। उन्होंने तर्क दिया कि शहर के कानूनों से भागना उनके पूरे जीवन के सिद्धांतों के खिलाफ होगा, भले ही कानून अन्यायपूर्ण तरीके से लागू किए गए हों। उन्होंने शांत भाव से हेमलॉक किया, विष का प्याला पिया और बिना किसी भय के मृत्यु का सामना किया। सोक्रेटिस की मृत्यु ने उन्हें दर्शन के लिए एक शहीद बना दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य के लिए मरने को तैयार था। उनकी विरासत पश्चिमी सभ्यता के ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। उन्होंने दर्शन को ब्रह्मांड के अध्ययन से हटाकर मानव अस्तित्व के अध्ययन पर केंद्रित किया। प्लेटो, उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य, ने सोक्रेटिस के विचारों को आगे बढ़ाया और अपनी अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिमी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। प्लेटो के शिष्य विज्ञान और राजनीति के क्षेत्रों में और भी विकास किया, जो सभी सुकराती नींव पर बने थे। सुकराती नींव वाले थे। नैतिक दर्शन और तर्कशास्त्र के अध्ययन में सोक्रेटिस की प्रासंगिकता बनी हुई है। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से शुरू होता है और सबसे सार्थक जीवन वह है जो निरंतर आत्म परीक्षा के लिए समर्पित है। सोक्रेटिस का जीवन इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि विचार भौतिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रश्न पूछना उत्तर देने से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। उनकी बौद्धिक ईमानदारी और साहस आज भी दुनिया भर के विचारकों और शिक्षकों को प्रेरित करता है। सोक्रेटिस ने अपने पीछे कोई लिखित धरोहर नहीं छोड़ी, फिर भी उनका प्रभाव इतिहास के किसी भी अन्य दार्शनिक से अधिक गहरा है। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है। वह अक्सर कहते थे कि वो कुछ भी नहीं सिखाते, बल्कि केवल लोगों को उन सत्यों को याद करने में मदद करते हैं जो वे पहले से ही अपनी आत्मा में जानते हैं। यह स्मरण का सिद्धांत प्लेटो के दर्शन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन गया। सौंदर्य और अच्छाई जैसे अमूर्त अवधारणाओं की सार्वभौमिक परिभाषाएं खोजने की कोशिश की। उनका मानना था कि यदि हम इन अवधारणाओं को समझ सकते हैं तो हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। उन्होंने सोफिस्टों का विरोध किया, जो मानते थे कि सत्य सापेक्ष है और नैतिकता केवल एक सामाजिक परंपरा है। कुछ नैतिक सत्य सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय थे।
को अक्सर एक झगड़ालू और गुस्सैल महिला के रूप में चित्रित किया जाता है। सोक्रेटिस ने कथित तौर पर उनके स्वभाव को अपनी दार्शनिक शांति का अभ्यास करने के अवसर के रूप में सहन किया। उन्होंने पेलोपोनेसियन युद्ध में एक सैनिक के रूप में भी सेवा की और अपनी बहादुरी और शारीरिक सहन शक्ति के लिए जाने जाते थे। यह दर्शाता है कि उनका दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं था, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में अभ्यास किया जाता था। सोक्रेटिस का प्रभाव केवल दर्शन तक ही सीमित नहीं था। इसने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की नींव भी रखी। संवाद और आलोचनात्मक पूछताछ पर आधारित सेमिनार और ट्यूटोरियल सीधे सुकराती पद्धति से प्रेरित है। उन्होंने हमें सिखाया कि अधिकार पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हर दावे की तर्क से जांच करनी चाहिए। सोक्रेटिस लोकतंत्र के कुछ पहलुओं के आलोचक थे, खासकर जब यह अज्ञानी बहुमत के शासन की ओर ले जाता था। उनका मानना था कि शासन करने का अधिकार केवल उन लोगों को होना चाहिए जिनके पास ज्ञान और सदाचार है। बाद में प्लेटो द्वारा उनके ग्रंथ द रिपब्लिक में पूरी तरह से विकसित किया गया था। सोक्रेटिस की मृत्यु अक्सर ईसा मसीह की मृत्यु से तुलना की जाती है। दोनों ही अपने सिद्धांतों के लिए शहीद हुए। दोनों ने अपने अनुयायियों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा और उनकी शिक्षा उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित रही। सोक्रेटिस एक ऐतिहासिक व्यक्ति और एक साहित्यिक चरित्र दोनों हैं, जो प्लेटो के संवादों में अमर हो गए हैं। यह निर्धारित करना मुश्किल है कि प्लेटो के लेखन में कितना वास्तविक सोक्रेटिस है और कितना प्लेटो का अपना विचार है। सोक्रेटिस का आंकड़ा बौद्धिक नम्रता, आलोचनात्मक सोच और सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। उन्होंने हमें दिखाया कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए धन, शक्ति या प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और नैतिक अखंडता की निरंतर खोज में पाया जाता है। सोक्रेटिस का जीवन और मृत्यु हमें अपने स्वयं के विश्वासों पर सवाल उठाने और एक अधिक परीक्षित जीवन जीने की चुनौती देते हैं। एथेंस के बाजारों में एक साधारण व्यक्ति थे, फिर भी उनके सवालों ने दुनिया को बदल दिया। उनका दर्शन कोई जटिल प्रणाली नहीं था, बल्कि बातचीत और आत्मचिंतन का एक सतत अभ्यास था। उन्होंने युवाओं को आकर्षित किया क्योंकि उन्होंने उन्हें सोचने की चुनौती दी, नाना जी ने केवल याद करने की। सोक्रेटिस ने तर्क दिया कि कोई भी स्वेच्छा से अन्याय नहीं करता है। उनका मानना था कि यदि लोग वास्तव में समझते हैं कि कोई कार्य गलत है, तो वे उसे नहीं करेंगे। यह एक आशावादी दृष्टिकोण है जो मानव स्वभाव में सुधार की क्षमता पर विश्वास करता है। सोक्रेटिस के लिए शिक्षा नैतिक सुधार का मार्ग थी। उन्होंने कभी भी खुद को शिक्षक नहीं कहा, बल्कि हमेशा एक साथी, ज्ञान का प्रेमी, दार्शनिक कहा। उनकी विनम्रता उनके ज्ञान की गहराई का एक प्रमाण थी। सोक्रेटिस ने अपने समय की पौराणिक कथाओं और पारंपरिक धर्म पर भी सवाल उठाए। यही कारण था कि उन पर नास्तिकता का आरोप लगाया गया, भले ही उन्होंने हमेशा एक दिव्य शक्ति का उल्लेख किया हो। सोक्रेटिस का मानना था कि आत्मा शरीर से अधिक महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि मृत्यु केवल आत्मा का शरीर से अलग होना है। इसलिए एक दार्शनिक को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे आत्मा की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह विचार उनके दोस्तों के लिए एक बड़ी सांत्वना थी जब वे उनकी मृत्यु का शोक मना रहे थे। सोक्रेटिस ने हमें एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो सवालों से भरी है। यह सही नहीं और यही उनकी सबसे बड़ी देन है। उन्होंने हमें स्वतंत्र रूप से सोचना सिखाया। सोक्रेटिस की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति केवल सवालों से लैस होकर को चुनौती दे सकता है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि ज्ञान की खोज ही सबसे बड़ा रोमांच है। सेनेक और एपिक्यूरियन स्कूलों सहित बाद के सभी ग्रीक दर्शन में महसूस किया जा सकता है।
Lan veksigerinansia eton necharikose edison tere Ilian Mairet Nenseti सोलह अखेजी हेटियान सेटी सेसरो और सेनेका ने भी सोक्रेटिस की बहुत प्रशंसा की और उनके विचारों को अपनाया। पुनर्जागरण के दौरान जब शास्त्रीय ग्रंथों को फिर से खोजा गया तो सोक्रेटिस से एक केंद्रीय व्यक्ति बन गए। ज्ञानोदय के दार्शनिकों ने उन्हें तर्क और अधिकार विरोध के नायक के रूप में देखा। सोक्रेटिस का चरित्र आज भी कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में दिखाई देता है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आराम और सुरक्षा के बजाय सत्य और अखंडता को चुना। उनकी लेकिन उनका जीवन एक विजय थी। सोक्रेटिस ने हमें दिखाया कि दर्शन एक अकादमिक विषय मात्र नहीं है। उनकी विधि हमें अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं को उजागर करने में मदद करती है। वो हमें सिखाते हैं कि दूसरों के साथ असहमत होना संभव है, फिर भी सम्मान और जिज्ञासा के साथ। सोक्रेटिस का अंतिम लक्ष्य अपने वार्ताकारों को हराना नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ सत्य की खोज में शामिल करना था। उन्होंने एथेंस के युवाओं को अपने बड़ों के ज्ञान पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। यह उनके अभियोजकों के लिए युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप का आधार बना। सोक्रेटिस के लिए यह भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, समझे कि वे ऐसा क्यों करते हैं। सोक्रेटिस की इरोनिया, व्यंग्य उनकी पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वह अक्सर खुद को अज्ञानी के रूप में प्रस्तुत करते थे ताकि दूसरे व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने में आसानी हो। यह झूठी विनम्रता उनके वार्ताकार को एक झूठी सुरक्षा की भावना में डाल देती थी, जिससे वे अपने तर्कों में अधिक लापरवाह हो जाते थे। सोक्रेटिस ने कभी भी किसी को यह नहीं बताया कि सत्य क्या है। उन्होंने लोगों को अपने लिए सत्य खोजने के लिए उपकरण दिए। उनका मानना था कि हर आत्मा में ज्ञान की क्षमता होती है। एक दार्शनिक का काम उस क्षमता को अनलॉक करने में मदद करना है। सोक्रेटिस का जीवन हमें दिखाता है कि साहस केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं होता है। अपने विश्वासों पर कायम रहना और सामाजिक दबाव का विरोध करना भी साहस का एक रूप है। उन्होंने मृत्यु का सामना शांति से किया क्योंकि उनका विवेक साफ था। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया था जिसकी उन्होंने दूसरों को जीने की सलाह दी थी। एक परिचित और सी है। एथेंस का आज भी हमें अपनी आरामदायक धारणाओं से जगाने के लिए भिन्न रहा है। उनकी कहानी एक कालातीत अनुस्मारक है कि हमें हमेशा पूछते रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए और हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। सोक्रेटिस ने भौतिक संसार की उपेक्षा नहीं की, बल्कि उसे आत्मा के विकास के लिए एक साधन माना। उनका मानना था कि शरीर की देखभाल करना महत्वपूर्ण है ताकि मन स्पष्ट रूप से सोच सके। सोक्रेटिस के संवादों में हास्य और बुद्धि का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वह अपने तर्कों को स्पष्ट करने के लिए अक्सर सरल उपमाओं और कहानियों का उपयोग करते थे। यह उनके शिक्षण को सभी के लिए सुलभ बनाता था, न कि केवल अभिजात वर्ग के लिए। सोक्रेटिस ने नागरिकता के कर्तव्यों पर भी बहुत जोर दिया। कानूनों का पालन करने के खिलाफ थे। उनके नागरिक कर्तव्य की गहरी भावना से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने तर्क दिया कि एक नागरिक या तो कानूनों का पालन कर सकता है या बदलने के लिए दूसरों को मना सकता है या राज्य छोड़ सकता है। चुपके से भागना इन विकल्पों में से कोई नहीं था और यह एक कायरतापूर्ण कार्य होता। सोक्रेटिस का दर्शन ने एक व्यक्ति और समुदाय के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है। उन्होंने व्यक्तिगत विवेक के महत्व पर जोर दिया
लेकिन एक संगठित समाज के ढांचे के भीतर एथेंस के लोगों को कथित तौर पर अपने किए पर पछतावा हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने उनके अभियोजकों को दंडित किया और उनके सम्मान में एक मूर्ति बनवाई। इस विचार को दर्शाती है कि सत्य अंततः प्रबल होता है। सोक्रेटिस का जीवन एक अनुस्मारक है कि बौद्धिक जिज्ञासा एक शक्तिशाली और कभी-कभी खतरनाक शक्ति हो सकती है। उन्होंने स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी और व्यवस्था ने वापस प्रहार किया। यह सोक्रेटिस के विचार थे जो जीवित रहे इसलिए जब हम पश्चिमी दर्शन के पिता को याद करते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति को नहीं एक विचारक को याद करते हैं कि एक परीक्षित जीवन ही जीने योग्य एकमात्र जीवन है।